Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Have a nice day to you all. My name Mohammed Brar Hassan. I am here to teach you mathematics. My dear students, आज हम लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का, जो कि एक्सरसाइज 1.3 उसके क्वेश्चन नंबर हमने 6 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 है, 7 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मेरा है बाट, उसने खरीदा है एक खिलौना टॉय फॉर ₹1500। उसने एक खिलौना खरीदा है 1500 रुपये का एंड सोल्ड इट फॉर 1520। ठीक है, और उसने बेचा कितने का जी? 1520 रुपये का, यानी कि 1500 का खरीदा है और 1520 रुपये का बेचा है, तो 20 रुपये उसको मुनाफा है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? अब वो कहते हैं जी वो 20 रुपये आ तो गया है, जनरली हमें देखने से पता चल रहा है कि 20 रुपये उससे मुनाफा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो हमें कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के आपने देनी है। ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास कितनी आएगी। रुपीज़ में तो पता है 20 रुपीज़ है, लेकिन परसेंटेज में आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं जी। हम लिखते हैं जी जो उसकी कास्ट प्राइस है, यानी कि कास्ट प्राइस उसे को कहते हैं जिसमें जितने का आप जिसे आप कीमत खरीद कहते हैं ना, ठीक है, उसको आप कहते हैं कास्ट प्राइस। ठीक है, कि उसकी कीमत कितनी है, और ये इसे कहते हैं सोल्ड प्राइस। इसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बैठक दे लेते हैं। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी बता रहे हैं जी? 1500। ओके, सोल्ड प्राइस यानी कितने का उसने सेल किया। ठीक है, तो सोल्ड प्राइस कितनी हो जाएगी टॉय की? आपके पास आ जाएगी 1520। ठीक है, तो उसे कुछ प्रॉफिट तो हुआ है ना, इससे क्या हुआ? कुछ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट उसे कितना हो गया है? अब फार्मूला बेसिकली क्या बनता है प्रॉफिट का, कि सोल्ड प्राइस में से आप क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी कि सोल्ड प्राइस में से आप कास्ट प्राइस को माइनस करते हैं। ऐसी बात है ना, ये तो जनरल सी बात है कि एक खिलौना जो खरीदा है वो अगर आपने 2000 का खरीदा है और आपने 2500 का बेच दिया, तो आप 2500 में से 2000 निकालेंगे ना, यानी कि जितने भी आपने बेचा है, यानी कि सोल्ड प्राइस में से आप क्या कर देंगे? कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सोल्ड प्राइस 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500, तो आपके पास कितना जो आपका परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़। क्लियर हुई बात? यानी कि जो प्रॉफिट आया वो 15, आपके पास 20 रुपये है। अब वो कहता है प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए ना, क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है व्हाट वाज आवर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंटेज आपने बतानी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इसका आपने फार्मूला देख लेना है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट को आप ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, डिवाइड होता है कॉस्ट प्राइस। ये जो कॉस्ट प्राइस होता है इसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यहाँ पे फार्मूले के डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, यानी कि जितना आपको प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट उसको आप ऊपर रखते हैं, और जितने का आपने खरीदा होता है उसको आप नीचे मल्टीप्लाई बाई, ये 100 होता है परसेंटेज के लिए। जो जो 100 आया है आपके पास फार्मूला में, ये परसेंटेज के लिए होता है। तो प्रॉफिट कितना आपको आया? 20 रुपीज़। आपने कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने का खरीदा था जी? मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दे। ठीक है, और ये आपके पास बचा 22/15। तो अब ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15, 4/3। तो अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33। अब तो सवाल चल रहा होगा तो इसको आप देख लीजिएगा। 1.3 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आप लिख ले, साथ आपने क्या डाल देना जी? परसेंटेज। क्लियर हुई बात? ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ये परसेंटेज को डिनोट करता है। ठीक है, इसलिए आपने इसको साथ में लगाए रखना है। तो आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज बनी है जी वो 1.33% बनी है। ठीक है, तो ये आपने पैसे नहीं निकाले थे, परसेंटेज निकालते रुपीज़। अगर वो कहता तो क्वेश्चन याद तक खत्म हो गया था। ठीक है, आपका सोल्यूशन याद तक था। फिर अगर वो हमें प्राइस का कहता तो
लेकिन उससे प्रॉफिट परसेंटेज कही है तो हमने परसेंटेज का फार्मूला निकाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। क्वेश्चन में वो कहता है जी, द एनुअल इनकम ऑफ अ तैयब इज रुपीज, ठीक है, 9,60,000, ठीक है। एक आपके पास एक पर्सन है, एक बंदा है जिसका नाम तैयब है, ठीक है। उसकी जो एनुअल यानी कि पूरे साल की जो कमाई है, यानी कि वो हर महीने कुछ पैसे लेता है, कोई किसी इदारे में काम कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा है, जो भी वो काम करता है, अपना जो भी उसने कारोबार बनाया हुआ, ठीक है। तो उसमें ना उसको जितना भी महीने का मिलता है, आपको पता, आप एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, एनुअल कहते हैं पूरे साल को, ठीक है। तो पूरे साल की आमदनी, एनुअल इनकम का मतलब होता है पूरे साल की आमदनी, ठीक है। तो अब वो ना जिस जहाँ पे भी काम करता है उसकी जो मंथली पे है वो जितनी भी बनती है, तो 12 मंथ की जो पे बनी उसकी टोटल आके, ठीक है। तो वो आप समझ लें कि बन गई 9,60,000 रुपया पूरे साल की, यानी कि पूरे साल में वो कितना कमा लेता है जी, 9,60,000 रुपया, माशाल्लाह। अच्छा, वो कहता है वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000, क्लियर है। अच्छा, अब ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा, जब आप ना जिस तरह हम गवर्नमेंट के इदारे के अंदर जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर होता है ना, जिस तरह गवर्नमेंट का कोई टीचर समझ लें, टीचर समझ लें आप, गवर्नमेंट के कोई टीचर है एक, तो वो अपने गवर्नमेंट से जो पे ले रहा है, तनख्वाह महीने की ले रहा है, वो है जी 50,000 रुपया, ठीक है। और गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर हुई ना, तो हम आपको क्या करेंगे, आपके ऊपर टैक्स लागू करेंगे। 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर कमाते हैं तो आपको क्या अदा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अब लगाया हुआ टैक्स, ठीक है। तो यानी कि 50,000 तक उसको छूट है, लेकिन अगर वो 60,000 कमाएगा, अगर वो 70,000 कमाएगा, 80,000 कमाएगा, इससे 50,000 से ऊपर कमाएगा, तो उसको उस पैसों के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और 50,000 तक उसको टैक्स की छूट है। तो उसे कहते हैं, जो छूट है ना, यानी कि 50,000 तक उसको टैक्स की जो छूट है, उसे हम कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। कितनी, कौन सी अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स की छूट है। यानी कि तैयब के जो 1,30,000 रुपया है ना, अगर तो ये पूरे साल में 1,30,000 कमाता तो इसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अब ये कमा रहा है 9,60,000 रुपया, जो कि 1,30,000 से बहुत ज़्यादा है। तो 1,30,000 रुपये पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो उसकी एक्सेप्टेड अमाउंट है, छूट की अमाउंट है, यानी कि उसको 1,30,000 रुपये का टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा। हाँ, 1,30,000 से जो ऊपर वाले सारे पैसे हैं उन पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 50,000 रुपया वो कमाता है, अगर वो कमाता है ना 60,000, तो आप 50 से ऊपर कितने कमा रहा है, 10,000 ऊपर कमा रहा है, तो उस 10,000 पे टैक्स दे रहा है, 50,000 पे टैक्स नहीं होगा, 10,000 पे टैक्स दे रहा है। तो ये अब कभी ना 1,30,000 तक छूट है, लेकिन उससे ऊपर वाले इतने पैसे हैं उस पर टैक्स है। तो हम इससे ऊपर वाले पैसे निकालते हैं पहले। तो 9,60,000 में से पहले हम 1,30,000 माइनस करेंगे, ताकि छूट की रकम उसमें से निकल जाए, बाकी पे आप टैक्स लगा देंगे, क्योंकि कुछ पैसे तो है ना उसके पास जिस पे टैक्स लागू नहीं होगा, ठीक है। तो अब पहले इसको लिखते हैं जी। सबसे पहले हम लिख देते हैं एनुअल इनकम, ठीक है। एनुअल इनकम कि तैयब की जो एनुअल इनकम है वो आपके पास क्या है जी, 9,60,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेड अमाउंट भी लिख दें, ठीक है, कि जो एक्सेप्टेड यानी कि छूट की रकम जिसे आप कहते हैं, जिस पर टैक्स लागू नहीं होगा, वो आपके पास है 1,30,000 रुपीज़। क्लियर हुई बात। तो अब जो पीछे वैल्यू पैसे बचते हैं उसे क्या बोलते हैं आप, टैक्सेबल पेमेंट, यानी कि जो टैक्स के काबिल है वो कौन सी है, टैक्सेबल पेमेंट। वो कितनी होगी, 9,60,000 में से आप माइनस कर लें 1,30,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 लाख में से 1 लाख निकाले 8 लाख, 60,000 में से 30,000 निकाल दिया, आपके पास
8,30,000 रुपये। अब ये वो पैसे हैं जिन पे टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने छूट की रकम निकाल दी है, इतने पे टैक्स तो नहीं चले, कुछ तो बचत हो गई है भाई, ठीक है, कुछ तो मुझे बचत हुई है ना, ठीक है। तो 8,30,000 रुपये पे उसको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कितना टैक्स पे करना पड़ेगा जी, इसको देखते हैं। वो कहता है हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे, रेट ऑफ 0.75, यानी कि 0.75% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको जब भी किसी वैल्यू का, माय डी स्टूडेंट, जिस भी चीज़ का परसेंटेज आपने निकालना हो, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज आपने निकालना हो, आप उस वैल्यू के साथ इस परसेंटेज को क्या कर दिया करें, मल्टीप्लाई कर दिया करें। लेट्स सपोज कि आपने 10,000 रुपये का 10% निकालना है, तो आप 10% को उस 10,000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, हम इस वैल्यू को 0.75% को इसके साथ जो हमारे पास टैक्सेबल पेमेंट है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेट ऑफ टैक्स, रेट कितना है, ठीक है, यानी कि शरह कितनी है, रेट ऑफ कितने परसेंटेज उसने कहा हुआ जी ले रहा है, वो कह रहा है जी इतने परसेंट आपने टैक्स ले रहा है। अब आप इसकी पैसे निकालेंगे, ठीक है, अमाउंट इसके निकालेंगे, ठीक है, अमाउंट एट रेट ऑफ 0.75%, ठीक है जी। 0.75% पे उसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, आप इस 0.75% को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 8,30,000 से, ठीक है जी। ये जो कामास वगैरह डाले हुए इनकी जरूरत नहीं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे 1 लाख है, यानी कि 8 लाख है, तो लाख के बाद वो एक कामा डाल रहा है, फिर 1,000 का डिजिट आ जाता है, लाख से नीचे 1,000, ठीक है। तो वो 30 के बाद ये लगा रहा है कामा, ठीक है। तो अब कामा ना लगाए, सिंपल लिख लें, ठीक है। तो अब उसको टैक्स किस पे करना पड़ रहा है, 8,30,000 पे कितना अदा करना है, 0.75, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करें, ये पॉइंट है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट, इसको ख़त्म करें। आपको पता है जब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू का, जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.35, तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं, आप डिनोमिनेटर पे लाइन लगाते हैं, इसके नीचे आप लिखते हैं 1, डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या लिखते हैं 1, आगे जितने एलिमेंट होते हैं उतनी 0 लगाते हैं। अगर ऐसे लिखा हो तो क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1, आगे जितनी एलिमेंट्स है उतनी 0, एक एलिमेंट होते हैं, तो आपके पास बच जाता है 35 है, ठीक है। तो अभी आपने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगा दिया, आगे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट खत्म, आगे क्या आ जाएगी, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 रुपीज़। तो अब हम परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करते हैं। आपको पता है कि परसेंटेज का जब सिंबल ख़त्म किया जाता है तो आप इसको भी आपको बता दो, अगर लिखो ना 30%, अगर आप सिंबल को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है, 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, यानी कि 100, ठीक है। अगर आपका लिखता है 40%, तो परसेंटेज को कैसे ख़त्म किया जाता है, 40 के नीचे आप 100 लगा देंगे, तो ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमने 75 के नीचे 100 लगा रहा है, 75 के नीचे 100, इसकी वजह से एक 100 पहले से है, एक 100 इसका आ जाएगा, ये 100 पहले से है जो कि डेसिमल पॉइंट की वजह से लाया हुआ है, ये परसेंटेज की वजह से ये 100 आया, ठीक है। तो जब पहले से एक वैल्यू है और एक वैल्यू और आ रही है तो सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8,30,000। तो ये एक 0 इससे कैंसिल, ये दोनों 0 से कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों 20 से क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे 4 0 थी ना, तो 2 0 इससे कट गई, 2 0 इससे कट गई, 75 मल्टीप्लाई बाय 83। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 6,225, यानी कि 6,225 रुपया, ठीक है जी। यानी कि तैयब को जो वो कमा रहा है, ठीक है, 9,60,000, उसमें से छूट की रकम निकाल के जो टैक्सेबल पे 8,30,000 रुपया है, 8,30,000 रुपये में से उसने टैक्स गवर्नमेंट को कितना दे रहा है जी, 6225 रुपये। और ये आपका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप ऑन
3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंड एनुअली। अच्छा, कंपाउंड मार्कअप भी क्या होता है? जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, जैसे कि बैंक से आपने 1 लाख रुपया लिया है, तो बैंक क्या कहेगा जी, आपने अगर हमें वापस करना है तो आप हमें 1 लाख वापस नहीं करेंगे, बल्कि 1,10,000 रुपया वापस करेंगे, या 1,05,000 या 1,15,000। हर बैंक का जो मार्कअप होता है वो अपने अकॉर्डिंग होता है। समझ आ रही बात की? यानी कि जिसे आप सूद भी कहते रहते हैं, ठीक है। कि वैसे हम अपने दोस्तों वगैरह से पैसे ले तो हमें अगर हम उनसे 5,000 ले रहे हैं तो उन्हें 5,000 ही वापस करते हैं। लेकिन बैंक क्या करता है? बैंक कहता है भाई आप हमसे लोन तो ले रहे हैं, तो बदले में आप कारोबार तो करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, तो बदले में हमें भी कुछ चाहिए, ठीक है। तो बैंक से अगर हम 1 लाख लेते तो वो कहता है भाई हमें वापस करना है तो 1,10,000, 15,000, 20,000 वापस कर रहे हैं, ताकि हमें भी तो फ़ायदा हो ना। बैंक कहता है मुझे भी तो कोई फ़ायदा हो ना, तब मैं आपको पैसे दूँ, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मार्कअप। तो आपने मार्कअप निकालना है जी इसका सिर्फ, और 40% कितना निकालना है इस वैल्यू का? 40% निकाला। 40% को इसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दे। पहले भी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जिस भी वैल्यू की निकालनी हो उस वैल्यू के साथ परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दे। अब हमने इसकी परसेंटेज निकाली है 14%, तो 40% को हम इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम चीज़ें लिख लें, ठीक है। हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, की अमाउंट कितनी है, ठीक है। टोटल 3,75,000, ठीक है। और रेट कितना है, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स या कुछ भी आप कह लें, या रेट कह लें सिंपल, ठीक है। कितना जी? 40%। क्लियर हुई बात? तो अब हमने क्या करना है? मार्कअप फाइंड करना है, ठीक है। कि 3,75,000 रुपये मार्कअप कितना बनता है, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप, ठीक है। तो कंपाउंड मार्कअप हेडिंग क्या दे देंगे? कंपाउंड मार्कअप। तो कितना निकालना जी? 3,75,000 पे 14% निकालना है इसका। तो 14% को क्या करवा देंगे? 3,75,000 से आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 14/100 मैंने कब बताया था कि जब भी माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी परसेंटेज का सिंबल आपने ख़त्म करना है, परसेंटेज का सिंबल ख़त्म करके आप डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। 3,75,000, ठीक है। 20 से कैंसिल हो जाएगी आपके पास, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000 और आपके पास ये, ठीक है। 3750 से आप 14 को मल्टीप्लाई कर दे जस्ट सिंपली, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा जी 52,500 रुपीज़। क्लियर बात? देखिए आपका बना मार्कअप, ठीक है। आप ये देखिए अगर उन्होंने बैंक से लिया हुआ था 3,75,000 रुपया, तो अब 52,500 रुपया उन्होंने ऊपर दे रहा है। यानी कि जब 3,75,000 रुपया वो वापस तो करेगी बैंक को, साथ में बैंक का कितना टैक्स लग चुका होगा? 52,500 रुपया उन्होंने ऊपर देना है, ठीक है। 3,75,000 अलग होगा और ये ऊपर जो कंपाउंड मार्कअप लगा है, ठीक है। वैसे कंपाउंड मार्कअप पता है क्या होता है? वैसे मार्कअप तो मैंने बता दिया था कि जब आप पैसे बैंक से लेते हैं, अगर 1 लाख लिया तो 1,10,000 वापस करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं मार्कअप लग गया ऊपर। कंपाउंड का मतलब होता है वो हर साल के अंदर जमा हो जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट अगर पहले साल में अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तो आपने देना था 1,10,000, पहले साल आपने वापस नहीं किया, आपने कहा भाई मैं दूसरे साल वापस करूँगा। अब मार्कअप जो है वो ज़्यादा बढ़ा देंगे। यानी कि पहले उन्होंने 10,000 रुपया ऊपर लिया था, अब वो कहेंगे भाई अगले साल के लिए ना, अब तो और पैसे वापस नहीं कर रहे हो तो अगले साल के लिए तो 15,000 रुपया दोगे। इस तरह हर साल वो जमा करते जाते हैं, कंपाउंड मार्कअप ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो ओके बाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज भी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पे वीडियो बनवाना चाहता है किसी भी लेक्चर के ऊपर तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है जी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।